लेकिन विजय त्रिवेदी जी सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप अचानक से ब्राह्मणों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चारों पार्टियां कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, और एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जेपी नड्डा साहब ने, हम सब ने देखा था कैसे ब्राह्मण बड़े नेताओं को बुलाकर दिल्ली में बड़ी बैठक की गई थी और ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में बने रहने के लिए 17 की तरह लगातार बीजेपी प्रयासरत है। और इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की ये कोशिश और जो आरोप लगा रहे हैं एमएस खान जी कि हमारी नकल कर रही हैं ये पार्टियां, तीनों में से किसकी बात में ज्यादा दम दिखाई देता है? विजय त्रिवेदी जी। चित्रा जी बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी उठाया, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। यदि आजादी के बाद से 1989 तक हम दो हिस्से में बांटते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, आजादी के बाद से 50 से यदि 1989 तक देखें तो 39 चीफ मिनिस्टर हुए, उसमें से 19 जो है आधे से ज्यादा, आधे करीबन चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण हुए। लेकिन 1989 में जब कमंडल की राजनीति शुरू हुई वीपी सिंह के बाद से, तो उसके 30 साल में एक भी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उस तरह से आप देखें, और आखिरी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने ही बनाया 1989 तक जब रहे, नारायण दत्त तिवारी रहे, उनके पास कमला दत्त त्रिपाठी रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा रहे, नारायण दत्त तिवारी रहे। फिर अगले जो 1989 के बाद से 31 साल में कोई ब्राह्मण नहीं रहा, तो लगातार ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ी। और 2012 में सबसे पहले बीएसपी ने इसको समझा कि उसको कैसे एनकैश किया जा सकता है, तो 2007 में तो बीएसपी ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी उनके साथ की, और सही कह रहे हैं खान साहब कि 2019 में भी, अभी भी 2022 में भी बीएसपी ने सबसे पहले ब्राह्मणों के साथ सम्मेलन शुरू किया। लेकिन आप ब्राह्मणों का वोट कितना इंपॉर्टेंट है, भले ही वो 10% है। आप देखिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया। उसका नतीजा आप उस इलेक्शन में देख रहे हैं, 70 से ऊपर सीट आई। फिर 2017 के जब चुनाव हुए तो 80% जो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और 2019 में 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया। अब इससे उलट 2007 में देखें तो 40% ने दिया था, तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी। 2012 में 38% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, तो सरकार नहीं बनी। तो 82% वोट जो बीजेपी को मिल रहा हो ब्राह्मणों का, तो वो ब्राह्मणों की चिंता कैसे नहीं करेगी? 5 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं, उनके बिना कैसे काम चलेगा? विकास दुबे से जो नाराजगी बढ़ी, अभी की स्थिति क्या लगती है? अभी की स्थिति क्या लगती है? अखिलेश यादव की ब्राह्मण वोटरों को लेकर इतनी सक्रियता, इसके क्या मायने निकाले जाएं? वो समझ रहे हैं ना कि ब्राह्मण वोट जो विकास दुबे से नाराज हुआ भारतीय जनता पार्टी से, और टेनी तक आकर यदि उनको हटा दिया जाएगा तो नाराजगी बढ़ेगी, और लगातार बढ़ रही है नाराजगी। तो उसको एनकैश करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो समझ रहे हैं जो नॉन ब्राह्मण वोट है या नॉन अपर कास्ट वोट है, वो तो उनके, तो वो एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और इसलिए कहा गया 2017 का चुनाव था राम लहर का, और 2022 का चुनाव है परशुराम लहर का। तब परशुराम का फरसा लेकर अखिलेश जी चल रहे हैं। राम लहर से आगे परशुराम लहर कैसे इस पूरे खेल को बदलेगी, ये महत्वपूर्ण होगा, और अखिलेश का फोकस उस पर है। और भारतीय जनता पार्टी जो वोट मिला था 2019 में 82% ब्राह्मणों का, उसमें से कितना बचा पाती है, इस सारी एक्सरसाइज को कर रही है। इसलिए योगी जी के सबसे प्रमुख विरोधी माने जाते हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। आप तो जानती हैं उनको, गोरखपुर से हैं। उनको अभी ब्राह्मणों की पूरी जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का लीडर बनाया गया है। तो संकट में तो सब मित्र होते हैं, सब राम होते हैं, तो जो संकट मोचन हो जाए वही हनुमान है। ये बड़ी बात आपने कही। अब मैं सीधे गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, देखिए पहले राम लहर थी, अब परशुराम लहर है 2022 में, और परशुराम लहर के जरिए खेला होने की उम्मीद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। वो बोल चुके हैं, मेरा नंबर था चित्रा जी देखिए, भगवान राम। आ रही हूँ जितेंद्र जी, आपके ही पास आऊंगी। एक बार बोल लेने दीजिए उनको, सत्ताधारी पार्टी भाई हैं, सारे जवाब उन्हीं से चाहिए। हाँ, बोल लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। चित्रा जी, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान परशुराम हो, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और पूरा देश जानता है कि जब हिंदू अस्मिता की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस मुद्दे पे आगे बढ़ चढ़ के खड़ी रही है और हिंदू सम्मान की रक्षा करी है। लेकिन आप देखिए, एक फर्क है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा।
तो पलटू राम अखिलेश यादव ने पलटी मारी और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो भूल गए कि योगी आदित्यनाथ जी का आएगा रिकॉर्ड मत और अखिलेश यादव की होगी जमानत जब्त। और इसकी वजह यह है कि इन्होंने केवल घोटाले किए हैं। ये इत्र तो लाते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सांप्रदायिक राजनीति की बदबू समाजवादी पार्टी से आती है। ब्राह्मण की बात प्लीज चित्रा जी देखिए, बदतमीजी अगर ये करेंगे बार बार तो इनके जैसों को हम लोग ठीक भी कर लेते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है और बीच में बोलते जाएंगे। आप आपको क्या लगता है? करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। जितेंद्र जी उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र जी उनको बोल लेने दीजिए, गौरव जी को बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, अपने बारे में बोलिएगा। मर्यादा है तो ठीक रखिए भाई, नहीं होता ऐसे, ये उल्टा सीधा बोलेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा? ठीक से बोले ना, आप सब लोग अपनी भाषाई मर्यादा का पालन करेंगे, ठीक है? सारे लोग अपनी भाषाई मर्यादा का पालन करेंगे। प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है? गौरव जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। चित्रा जी, मैं बसपा का उत्तर भी देना चाहूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, बसपा के बारे में जब बात करते हैं तो बुआ तो सुहान अल्लाह भाई, वो तो भगवान परशुराम जी की मूर्ति पे पूजन कर रहे थे। ये मायावती जी तो अपनी ही मूर्तियां लगवा रही थी, और वो भी जो हमारे टैक्स पेयर के रुपए से। और मत भूलिए, ये वो हाथी है बसपा का जिसने भ्रष्टाचार का इतना रुपया खाया है कि ये अब चल नहीं पाता है, ये अब लुढ़क चुका है। और एक बात मैं और बता दूं, एक नारा भी था, क्योंकि आज बात हो रही है ब्राह्मण समाज की, तो इनका नारा था तिलक तराजू और तलवार। चित्रा जी इनको चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए, इनको चुप कराइए। अरे चुप करिए, चित्रा जी प्लीज चुप कराइए। एक बार उनको बोल लेने दीजिए, तो उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, आराम से, ठीक है? ठीक है, आराम से प्लीज। इस तरह की अपनी भाषाई मर्यादा का कम से कम ध्यान रखेंगे। पूरा देश आप लोगों को देख और सुन रहा है, बार बार ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? कम से कम भाषा। एक सेकेंड प्लीज, मैं बोल रही हूँ MS खान साहब, अब आप सिखाएंगे तो मैं सीख कर तो नहीं बोलूंगी ना। नहीं, कोई भी बदजुबानी नहीं करेगा, कोई भी बदजुबानी नहीं करेगा, प्लीज, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए, ठीक है? वो नहीं बोलेंगे, भाषाई मर्यादा का हर एक कोई ख्याल रखेगा।